हेलो एवरीवन, मैं हूं गिरीश कुमार साहू और फैकल्टी पाथ आईएएस एकेडमी पाथ टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है हमारा, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो अब लॉन्च हो चुकी है और 4 नवंबर को हमारा पहला फुल टेस्ट जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट वो हो भी चुका है। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो हैं उस पेपर का एनालिसिस लेकर के आए हैं और फुल एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित जो भी प्रश्न इस फुल टेस्ट पेपर में, जो कि पाथ आईएएस एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023, उसमें पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। ओके, कि क्या ऑप्शंस हैं और किस प्रकार से उसका जवाब देना था और आपने क्या जवाब दिया है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस के लिए ही तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, है ना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जिन्होंने भी ये टेस्ट सीरीज अभी तक परचेस नहीं किया है, हाँ, ये लॉन्च हो चुका है और 4 नवंबर आपका जो है पहला टेस्ट भी हो चुका है। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए ताकि आपका जो भी तैयारी है, जो भी सब्जेक्ट है, वो किस लेवल की तैयारी आपने की हुई है वो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से उसको समझ पाओ। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो देखें, आपका टोटल 25 टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं प्री टेस्ट सीरीज के हिसाब से, जो कि 4 नवंबर को लॉन्च हुआ है। और ये प्रेजेंटली आपका जो है दिवाली फेस्टिवल का एक ऑफर भी जो है आपको बेनिफिट इसका मिल पाएगा 20 नवंबर तक। और फिर जो है आप एग्जाम फेस्टिवल की तैयारी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। शेड्यूल की बात करें तो टोटल जो है 4 राउंड में ये पूरा आपका प्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट होने वाला है। ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। राउंड 1 जिसमें फुल लेंथ टेस्ट आपका रहेगा, जिसमें 2 पेपर है हमारे पास, यानी कि एक दिन का 2 पेपर, जैसा कि आप जानते हैं, GS1 और आपका CSET का भी पेपर। तो जैसा आपका प्री में होता है एग्जाम में, वैसा ही सेम पैटर्न पे आपका पहला ये दोनों टेस्ट आपका रहेगा 4 नवंबर और 6 नवंबर को। बाकी के शेड्यूल्स आप देख सकते हैं, राउंड 1, देन आपका राउंड 2 और राउंड 3, और फिर फुल लेंथ टेस्ट, फिर से 4 फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए 4 राउंड में आपका रहेगा। राउंड नंबर 4 में, जो कि 20 जनवरी, 24 जनवरी, 27 और 3 फरवरी, ये आपका प्री टेस्ट सीरीज जो है एंड होगा। ओके, और फिर तब तक आप एक बहुत ही शानदार PSC एस्पायरेंट के तौर पे तैयार हो चुके होंगे, है ना। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, जल्द से जल्द इसको बेनिफिट ले लीजिए, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जो एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है, और मॉडल आंसर जो भी हमने क्या लिया है और क्यों लिया है और किस प्रकार से जो है PSC में पूछा जाता है, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से समझते चलेंगे, है ना। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टेस्ट सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वैसे ही होंगे और उससे और ऊपर लेवल के होंगे, जैसा PSC यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के उस एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए सीधे सीधे अगर आपने पेपर दिया है तो आप पेज नंबर 19 में चले जाएं, जहां से आपको क्वेश्चन नंबर 51 नजर आने वाला है, और वो छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। ओके, मैं सीधे आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 51 में, जहां से छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपके पास टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आपने टेस्ट दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन पेपर के पेज नंबर 18 में पहुंच जाइए, क्वेश्चन नंबर आपको 51 मिल जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन वाला पेज है तो एक्सप्लेनेशन वाले PDF में ये आपको पेज नंबर आपका है 53, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 51 छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा। ओके, चलिए एक एक करके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जिसमें आपको यह पूछा गया है कि निम्नलिखित इतिहासकार तथा उनके द्वारा छत्तीसगढ़ को संबोधित किए गए नामों
को सुमेलित कीजिए। ओके, चलिए, मैच द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते रहते हैं पीएससी में या फिर व्यापम में भी बात करें तो भी, है ना। और पीएससी प्रीलिम्स में तो बिल्कुल ही अच्छा पैटर्न आप देख सकते हैं। यहां पर हमको हिस्टोरियंस और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जो नाम दिया गया है वो हम लोगों को बताना है ना। तो देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ का नामकरण देखते हैं तो बहुत से अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए मत या ओपिनियन की बात करते हैं, जिन्होंने अलग अलग नाम सुझाए छत्तीसगढ़ के लिए या इस क्षेत्र के लिए। ओके, तो राय बहादुर हीरालाल ने क्या कहा था कि भाई इस एरिया में, इस क्षेत्र में चेदी महाजनपद ये के अंतर्गत ये आता था और चेदी वंश के राजाओं का शासन यहाँ पे हुआ करता था और इसलिए इसको चेदिसगढ़ कहा गया और आगे चल के यही छत्तीसगढ़ हो गया। ये ओपिनियन, ये विचार किसका? बहादुर हीरालाल का। इसका मतलब ये है कि ये मैच बिल्कुल सही है। तो ए का हो जाता है 1, ए का हो जाता है 1। अरे वाह, ये तो शानदार और बिल्कुल मतलब एक बार में आपने उत्तर इसका दे दिया होगा, है ना। ठीक है, यहां पर बड़े शानदार तरीके से देखिए, तो इसका मतलब ये वो टॉलेमी ने क्या कहा? अधिष्ठी। ठीक है, कनिंघम ने क्या कहा? महाकौशल। जी हाँ, कनिंघम कौन? कनिंघम वो जो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, पहले डायरेक्टर थे, भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्होंने अपनी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में इस एरिया के लिए क्या कहा था? महाकौशल शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना। ठीक, और वहीं डॉक्टर वैद्य ने इस क्षेत्र के लिए क्या कहा? कौशल कहा। यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन ए उत्तर लगाया है तो आपका ये आंसर बिल्कुल भी सही है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, जरा देखें। एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, PDF अगर आप ये चाहते हैं टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको इस YouTube वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। ओके, है ना, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये मराठा शासनकाल से एक प्रश्न आपके लिए लाया गया है। बहुत शानदार टॉपिक आपका यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है क्वेश्चन के लिए। रघुजी तृतीय के शासनकाल में नियुक्त जिलेदारों को उनके काल क्रम के आधार पर क्या करना है? अवरोही क्रम में जमाना है। यानी कि जो पहले आया, ठीक है, वो पहले, और जो बाद आया वो बाद में। ठीक है, तो देखते चलिए कि सबसे पहले ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दियर टेन्योर। ओके, याद रखिएगा। तो भाई यहां पर अगर देखें तो कुल मिलाकर के देखिए, जो रघुजी तृतीय हैं जिन्होंने क्या किया था, 1830 से लेकर के 1854 के बीच में इसने शासन किया है ना। ठीक, और उसी के बाद फिर ये कौन सा काल था रघुजी तृतीय का? ये आपका पुनः मराठा या भोंसले शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो शासनकाल रहा अप्रत्यक्ष रूप से चला शुरुआत में। उसके बाद फिर 30 से 54 रघुजी तृतीय को सत्ता सौंप दी गई थी। तो उस समय ये जो रघुजी तृतीय हैं, इन्होंने जिलेदारों के माध्यम से शासन किया था, जिलेदारों के माध्यम से। ठीक है, तो कौन कौन से जिलेदार आए? तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो भाई अगर मैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, ठीक है, एकदम बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, पूरे 8 नाम आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या? तो बोलो कास, है ना, कास, दुर्गा और इंदु के बापू, उनकी शादी, है ना, किससे? गोविंद और, है ना, गोविंद के बाद कौन आता है? गोपाल आता है। तो गोविंद और गोपाल से करा देते, गोविंद और गोपाल से करा देते। ठीक है, देखा, एकदम जबरदस्त ट्रिक है, जीवन में कभी ना भूलने वाला ट्रिक है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, कृष्णराव अप्पा। ठीक है, देन आपका अमृत राव, फिर आ जाता है कौन? सदरुद्दीन, फिर दुर्गा प्रसाद इंदुक राव। ओके, फिर आपके कौन? ये आपके आ जाएंगे कौन? सखाराम बापू। उसके बाद फिर गोविंद राव और गोपाल राव। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ये 8 नाम है, बिल्कुल ये एक लाइन याद कर लो, आठों के आठों नाम याद हो जाएंगे। तो जरा बताओ भाई कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सही लग रहा है, यहाँ पे कौन सा उत्तर सही लग रहा है। हाँ, तो कृष्ण राव है क्या ऑप्शन में? नहीं है। अमृत राव है क्या? बिल्कुल है, यानी कि ये सबसे पहले आ गया। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन किस में आ रहा है? अच्छा, 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, चलो देखें उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है। अमृत राव के बाद कौन आएगा? सदरुद्दीन आएगा। सदरुद्दीन के बाद कौन आएगा? सदरुद्दीन के बाद दुर्गा प्रसाद, और दुर्गा प्रसाद के बाद कौन आएगा? गोविंद राव आएगा। ओके, तो क्या आपका सही उत्तर आ रहा है? 3 1 2 4, 3 1 2 4। चलिए बताइए भाई, 3 1 2 4 यही लगाया आपने? हाँ, यही लगाया आपने। आपका 3 1 2 4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना। चलिए फिर देखें, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 53। अरे वाह, रियासत से प्रश्न आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रियासतों से प्रश्न। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान या आजादी से पहले कुल 14 रियासतें हुआ करती थी। आपको याद होना चाहिए, सबसे बड़ी रियासत बस्तर, सबसे छोटी रियासत शक्ति। रियासतों के जो प्रमुख वंश जिन्होंने वहां पे शासन किया, वहां से बिल्कुल प्रश्न आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पेपर से आप समझ सकते हैं। तो एक प्रश्न यहां से लिया गया है, बहुत शानदार तरीके से ये पैटर्न पूरा डिजाइन किया गया, याद रखें। देखिए, खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर 1939 में ब्रिटिश सम्राट के तिलक उत्सव में भाग लेने लंदन गए थे। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा देखिए ट्रिकी है, 1939 नहीं है, 1937 है। 1937 में ब्रिटिश सम्राट के तिलक उत्सव में भाग लेने यहाँ के रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर गए थे। अच्छा, वीरेंद्र बहादुर सिंह की बात करें तो वीरेंद्र बहादुर सिंह वही हैं जिन्होंने अपना राजमहल जो है संगीत के लिए दान में दे दिया अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर, जहां पर आज इसी खैरागढ़ के राजमहल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय आप याद रखिएगा, खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका वहां पर संचालित है। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय और भारत छत्तीसगढ़ का भी। दूसरा आपका क्या आ रहा है, देखो, राजनांदगांव रियासत के राजा महंत बलराम दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए, ये तो बिल्कुल सही है ना। उसके बाद फिर देखें, आपका छुई खदान रियासत के महंत लक्ष्मण दास के कार्यकाल में छुई खदान सामंती राज घोषित करके, यानी कि फ्यूडल स्टेट घोषित करके इनको रूलिंग चीफ बनाया गया। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आपने क्या लिया है? इसका आंसर तो हमारे हिसाब से होना चाहिए क्या, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है असत्य कथन। ठीक है, असत्य कथन आपको पूछा है, तो दूसरे और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक, जो गलत है वो ये है कि ये 1939 नहीं है, 1937 है, यानी कि असत्य कथन केवल एक, ऑप्शन ए अगर आपने लगाया है तो बहुत बढ़िया उत्तर आपने किया है। ओके, और जिनका उत्तर गलत हो गया तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको यह समझना है कि यह क्वेश्चन जो जिस टॉपिक से लिया गया क्या वो आपने पढ़ा था या नहीं, और अगर नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिए। अगर पढ़ा था फिर भी गलत हुआ है तब फिर उसको और बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ओके, 54 क्वेश्चन नंबर आपका कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन 1921 में पुनर्निर्वाचन से सदस्य बने थे? ओके, देखिए, असहयोग आंदोलन जो कि भारत में ये वर्ष 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। ओके, तो छत्तीसगढ़ से इस असहयोग आंदोलन के रिलेशन में संबंधित जो है कुछ बातें हैं। उस समय आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान कई सारे जो बड़े व्यक्तित्व हैं, नेता हैं उस समय के, उन्होंने अपने पद का त्याग किया, उपाधियों का त्याग किया। ओके, तो उसी क्रम में यहां पर जो स्थानीय जो निर्वाचन होने वाले थे जिला परिषद के, ठीक, तो देखिए, यादव राव देशमुख, बाजीराव कृदंत, फगुआ रोहिदास, है ना। यादव राव देशमुख ने क्या किया था, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया था। ओके, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दिया था कहां से? रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र दिया। ओके, और वहीं बाजीराव कृदंत और फगुआ रोहिदास जो है ना, ये जो है जब यहां पर फिर से निर्वाचन हुआ तो चूंकि उस समय दो इस क्षेत्र से आपके मतलब कि दो क्षेत्र हुआ करते थे, तो दो क्षेत्र हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दो ही सदस्य होंगे, है ना। तो एक तो आपका बलौदाबाजार रायपुर उत्तर वाला क्षेत्र था और एक आपका जो है रायपुर दक्षिणी क्षेत्र। ओके, तो ये दोनों के लिए क्या हुआ, पुनः जब निर्वाचन हुआ,
वर्ष 1921 में, तब ये जो बाजीराव कृदंत और भगवा रोहिदास हैं, यही दोनों जो है फिर से इसमें हिस्सा लिए थे और ये फिर से चुन करके आए थे। ओके, तो इसका उत्तर हमारा होना चाहिए 2 और 3, यानी कि केवल और केवल क्या 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये आपने सही उत्तर लगाना था। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर आपका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ओके, मराठा शासनकाल से एक और बढ़िया शानदार प्रश्न आ रहा है। देखिए, बिंबाजी के शासनकाल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है, इस शब्द पर ध्यान दो बच्चा, नहीं तो पूरा खेल जो है ना यहीं पर हो जाता है। ओके, ठीक, इस पर ध्यान देना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो जरा देखिए भाई, एक तरफ आपके पदाधिकारियों के नाम आपको दिख रहे हैं और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा है वो क्या है? दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा है वो उनके पद का नाम है या उससे संबंधित विभाग का नाम है। ओके, तो देखिए, मशार नीलहे लेखा विभाग दिया हुआ है, रामचंद्र बख्शी किला प्रमुख, ये तो बिल्कुल सही लग रहा। ठीक है, कादर खान सेना विभाग, ओके, पांडुरंग महादिक जो है ये आपके सरसेनापति। ओके, ये तीनों तो बिल्कुल सही है। मशार नीलहे लेखा विभाग जो लिखा हुआ ये बिल्कुल यहां पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मशार नीलहे कौन थे? मशार नीलहे तो आपके सह सलाहकार के पद में थे। ओके, सह सलाहकार। ओके, मसार नीलहे तो किसके सह सलाहकार थे? तो दरअसल मसार नीलहे जो हैं वो आपके घोड़ो महादेव, है ना, क्या नाम आ रहा है? घोड़ो महादेव के अंतर्गत सह सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है, सह सलाहकार, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, और घोड़ो महादेव कौन थे? घोड़ो महादेव जो है वो सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार। क्लियर, ये आपको याद रखना है ना। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। तो बात ये आती है कि भाई लेखा विभाग कौन? तो लेखा विभाग में आपको याद रखना है माधव जो है रामचंद्र, ऐसा एक नाम आपका आता है ना, माधव रामचंद्र मजूमदार। ओके, लेखा विभाग में माधव रामचंद्र मजूमदार। ओके, ये आप याद रखेंगे, है ना। चलिए फिर देखें जरा आगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पद और पदाधिकारियों से, जो कि मराठा शासनकाल हो या फिर कलचुरी शासनकाल में आप जाते हैं, तो यहां से शासन प्रशासन से बिल्कुल प्रश्न आते ही है। तो एक इस तरह से आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन हमारा सही हो गया आपका क्या, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक आपका देखें 56। ठीक है, चलो भाई, अब तक 56 में पहुंच गए हैं। हाँ, प्रफुल्ल कुमारी देवी, यानी कि काकतीय वंश में पहुंच गए हम। प्रफुल्ल कुमारी देवी से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको फॉल्स स्टेटमेंट, ओके, ये हमको सेलेक्ट करना है। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम व एकमात्र महिला शासिका हुई, क्या ये सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है, सत्य वचन प्रभु। ठीक है, उसके बाद फिर क्या? मयूरभंज महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद भंज देव के साथ विवाह हुआ, यह भी सत्य है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं है ना। फिर इनके कार्यों को देखकर 1930 में बस्तर को निजामिस्तान बनाने का विरोध करने के कारण ब्रिटिश शासकों ने प्रशंसा किया। हाँ, देखो क्या कह रहा है। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कहां उसकी प्रशंसा कर रहे थे, बल्कि ब्रिटिशर्स तो खुद इस निजामिस्तान बनाने का जो कार्य यहां पर कर रहे थे उसका विरोध महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने किया था। और इस प्रकार से ये हुआ था कि ब्रिटिश और जो महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी है इनके बीच जो है ना मतभेद हुए थे और इनकी आपस में जमती नहीं थी, मान के चलिए। ओके, तो ये ऑप्शन तो हमें असत्य लग रहा है, बिल्कुल असत्य है भैया। और फिर लंदन में इनकी मृत्यु 1936 में संदिग्ध स्थिति में हो गई, जी हाँ बिल्कुल सही है ना। देखिए, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो हैं ये आपकी मात्र 12 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठी थी।
ओके। और इनके पिता कौन, इन प्रफुल्ल कुमारी देवी के जो पिता हैं वो है आपके जो है रुद्र प्रताप देव। ओके, तो रुद्र प्रताप देव की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर आपके जो है प्रफुल्ल कुमारी देवी 12 वर्ष की उम्र में इनको गद्दी संभालनी पड़ी, और इस प्रकार से क्या बने, इस प्रकार से पहली और एकमात्र महिला शासिका हुई हैं। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में 1922 में ये गद्दी पर बैठी थी, याद रखेंगे। ओके, और 1936 तक ही इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो है इनको अपेंडिसाइटिस नामक एक बीमारी हुई, जिसका इलाज करने के लिए वो लंदन गई थी और वहीं संदेहास्पद तरीके से या रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये भी कथन आपका क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। और इस प्रकार से आपका सही उत्तर, चूंकि हमको पूछा है असत्य कथन क्या है, तो आपको इसका उत्तर ले लेना है क्या, आपको इसका उत्तर ले लेना है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो जिन्होंने भी सी लगाया है भैया एकदम है, मतलब क्या कहूं मैं, डंका बचा दिए हो हैं। चलो बढ़िया, ऑप्शन सी ये सही उत्तर। आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में। ठीक है, देखें प्रश्न क्रमांक 17, घैटी पोनी प्रथा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। घैटी पोनी प्रथा से क्या आपको ये पॉइंट याद आ रहा है कि ये आपका जो है रुद्र प्रताप देव के समय की बात हो रही है ना, काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव, इन्हीं के टाइम पर ये घैटी पोनी प्रथा जो है वो प्रचलित रही। अब ये क्या था ये प्रचलन में, इसके बारे में जरा बात करें तो देखिए क्या ऑप्शन क्या दे रहा है यहां पर, उसके हिसाब से पहले देखते हैं। ब्रिटिश अधिकारी फैगन ने 1898 ईस्वी के अपने रिपोर्ट के अनुसार इस विचित्र प्रथा का उल्लेख किया है। भाई फैगन कहां से आ गया, ये फैगन नहीं है, ये तो है कौन, यहां पर याद रखना है आपको, चॉपमैन का नाम याद रखना है। ब्रिटिश अधिकारी कौन था, चॉपमैन था, जिसने ऐसी बात कही थी, इस विशिष्ट प्रथा का उल्लेख किया था। ओके, चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अच्छा पूछा क्या है, असत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, तो ये आपका कथन क्या हुआ, असत्य हो गया, है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसके अनुसार सुंडी, कलार, धोबी, है ना, पनरा जाति के विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को बेचा जाता था। जी हाँ, इस प्रथा के तहत दरअसल क्या होता था कि जो प्रथा है वो राजा के आय का एक साधन था, जिसमें खरीदार जो है वो उसी जाति का था। कहने का मतलब ये कि जिस जाति की वो महिला है उसी जाति का ही खरीदार होता था, और इस प्रकार से जो आय होती थी वो दरअसल राजा की आय का एक साधन होता था। ओके, तो ये आपका रुद्र प्रताप देव के टाइम पर यह प्रचलित रही प्रथा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 है दोनों सत्य है, और आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो असत्य है, यानी कि आपका सही ऑप्शन जो है यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से वो है क्या, केवल एक जो है वो क्या हो जाता है आपका असत्य है। तो यही एक आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 58। ओके, निम्न शासकों तथा उनके रानियों के नामों का उल्लेख करें। अरे वाह, ठीक है, राजा रानी का खेल हो रहा है यहाँ पर, तो है शासक और उनकी रानियां, बताइए जरा, है मिलते जुलते नाम मिलेंगे बड़े ही हैं, बिल्कुल आपको घुमा देगा, ऐसा प्रश्न पत्र तैयार हुआ है। अन्नम देव की रानी कौन, हमीर देव, भैरव देव, जयसिंह देव। अच्छा, ये कौन से वंश के शासक हैं ये जो है, क्या आपको पता है, ये भाई आपके बताओ, काकतीय वंश। ओके, काकतीय वंश के राजा, जिसके संस्थापक कौन, अन्नम देव। तो अन्नम देव की पत्नी का नाम क्या, तो बघेलिन, चंदेलिन, सब एक जैसे मिलेंगे, है ना, ध्यान रखें। देखिए एकदम शानदार ट्रिक बताता हूं, सीधा एक्सप्लेनेशन आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना, लेकिन कभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। देखो इधर क्या है, अन्न है, अन्न क्या है, अन्न हमारे लिए सोना है, ठीक है ना, अन्न हमारे लिए क्या है, भूखे के लिए क्या है, सोना है, याद रखिएगा। तो अन्न सोना से सोन कुमार चंदेली है, याद हो गया, हुआ कि नहीं। ठीक, उसके बाद देखें हमीर देव, और इधर क्या है, श्याम कुमारी बघेलिन। तो देखो मीर से कर दो मीरा, है कि नहीं, तो मीरा की श्याम, मीरा श्याम की मारी, ऐसे आप याद कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हमीर देव की कौन, श्याम कुमारी, ऐसे याद हो जाएगा। फिर भैरव देव, भैरव देव की कौन, भैरव देव की मेघाई अरिचकेलिन। अरे याद आ रहा है आपको, हाँ, बस्तर में जो है
आपका एक तो याद रखना है कि ये जो इनकी पत्नी है ये आपकी शिकार में माहिर थी, ठीक है, आखेट में माहिर, याद रखना है। ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं जब इतिहास में पढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या, इन्हीं के नाम से एक मेघई साड़ी भी तो है, ठीक है, मेघई साड़ी। ओके, तो ये तो आपको याद हो जाएगा, भैरव देव की, है ना, मेघाई अरिचकेलिन ये नाम है, या मेघावती भी आप ये नाम कहीं पर पढ़ते हो। ओके, फिर आ जाते हैं देखो जयसिंह देव के पास। तो जयसिंह देव के क्या, आपका चंद्र कुंवर बघेलिन, ठीक है। जैसे थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए ना छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आपका गोला लगना चाहिए, बस वही मेरा उद्देश्य है। जयसिंह का ज है ना, ज, उसको आप इस तरीके से बनाइए, ये देखिए चांद बन गया, ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जयसिंह से आपको याद रखना है चांद, चंद्र कुंवर बघेलिन, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है। चलो आगे देखो, तो उसका उत्तर क्या है आपको पता ही है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है ना। ओके, 1 2 3 और 4। चलिए, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार प्रश्न है आपका, ठीक है, और आसान तरीके से आप जवाब इसका दे सकते हो। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से भी प्रश्न आपको मिलेंगे पीएससी में। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच फ्यूडल लॉर्ड ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी बिल्ट केदारेश्वर महादेव टेम्पल इन मल्हार। ओके, देखिए भाई, केदारेश्वर मल्हार अगर आप जाओगे, है ना, तो मल्हार में आपको पातालेश्वर आपने सुना होगा भाई, वही पातालेश्वर महादेव का जो मंदिर है वही तो आपका क्या है, केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी वही कहलाता है, ठीक है। तो केदारेश्वर हो या आपका पातालेश्वर, अगर मल्हार पूछ रहा है तो वही सेम मंदिर है, याद रखिएगा। और पूछा है क्या कि किस सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, बताइए, राजा नहीं बल्कि सामंत पूछा, याद रखिएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो सोमराज हैं, सोमराज है ना, जो कि आपके किसके सामंत थे, ये आपके थे जाज्वल्य देव द्वितीय के सामंत थे, याद रखना है। ओके, जाज्वल्य देव द्वितीय के दरबार में उसके यहां सामंत के पद पर सोमराज कार्य करते थे, जिन्होंने क्या किया है, केदारेश्वर या जो आपका पातालेश्वर मंदिर है मल्हार का, उसका जो है निर्माण करवाया। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। नल वंश यानी कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम लोग पहुंच गए। जरा देखें प्राचीन इतिहास क्या कहता है, नल वंश। ओके, बस्तर का सबसे प्राचीन वंश तो यही है, नल वंश, है कि नहीं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के प्राचीन वंशों में से एक। नल युग में संपूर्ण राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। ओके, राष्ट्र नामक इकाई की राष्ट्रकूट नामक अधिकारी के द्वारा शासित था। राष्ट्र अनेक बृहद भुक्तियों में विभक्त था। ओके, चलिए, प्रशासनिक इकाई से यहां प्रश्न पूछा गया है, बहुत बढ़िया और शानदार प्रश्न है। तो जरा एक बार बात कर लें इसके बारे में, फिर इसका उत्तर देखते हैं। भाई, सबसे प्रशासन की जो निम्न इकाई इनके टाइम पर जो हुआ करती थी वो तो आपकी ग्राम थी, ठीक है। और ग्राम से जब ऊपर जाते हो तब क्या आता है, आपका भुक्ति आता है, ठीक है ना। ग्राम, ग्राम के ऊपर भुक्ति, और भुक्ति के ऊपर आपका क्या आता है, राष्ट्र आता है, और राष्ट्र के ऊपर आपको याद रखना है क्या, मंडल। यानी कि संपूर्ण राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, ये तो हो गया गलत वाक्य। ओके, बल्कि मंडल कहा जाता था, है कि नहीं। और सबसे ऊपर यही है, तो मंडल का जो सबसे हेड होगा वो कौन होगा, वो राजा होगा, है ना भाई। ओके, मंडल का जो सबसे सर्वोच्च पद पर जो होगा, सर्वोच्च इकाई में, वो राजा होगा। ओके, राष्ट्र का जो है वो तो राष्ट्रकूट कहलाता है। ओके, भुक्ति का क्या कहलाएगा, उपरिक कहलाएगा। और ग्राम का कौन, ग्रामणी। ओके, तो कुल मिला के ऐसा है कि आपका दूसरा जो है वो भी हो गया गलत। क्यों, क्योंकि राष्ट्र नामक इकाई राष्ट्रकूट नामक अधिकारी के द्वारा, अच्छा ठीक, एकदम बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। और फिर उसके बाद फिर राष्ट्र अनेक बृहद भुक्तियों में विभक्त था, बिल्कुल राष्ट्र बृहद भुक्तियों में जो है बटा हुआ था। तो ये आपका 2 और 3 ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। और प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि ओके, तो आपका 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 61, पिलखा पहाड़ के संबंध में, ओके, पिलखा पहाड़ के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, देखें भाई, पिलखा पहाड़
ये कहाँ है? हाँ, बिल्कुल नया प्रश्न। और आपको याद होगा पिछले कुछ समय से पीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, एक बार मधेश्वर पहाड़ पूछा हुआ था, एक बार सीता लेखनी पहाड़ पूछा हुआ था, याद आ रहा है आपको? पीएससी 2018 प्रीलिम्स। हाँ ठीक, तो याद रखिएगा। देखो पिलखा पहाड़, ये जो पिलखा पहाड़ है ये कहाँ है? दरअसल ये है आपका सूरजपुर में। कहाँ है बोले? सूरजपुर जिले में आपका ये पिलखा पहाड़ पड़ेगा। ओके, इसका जो संबंध है ये रामायण काल से। किसका संबंध? पिलखा पहाड़ का संबंध रामायण काल से है। स्टेटमेंट क्या क्या आ रहा है जरा देख लें। यह कोरिया जिले में स्थित है। ओ माय गॉड, ये तो हो गया गलत। कोरिया नहीं, कहां है? सूरजपुर। ओके, और इस पहाड़ का इतिहास राम वनगमन पथ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, यहां कुंड के स्थान पर प्राकृतिक जल स्रोत से पानी आ रहा है, उसे छिपली पानी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। छिपली पानी एक आपका प्राकृतिक जल स्रोत है जहां से पानी जो है निकलता रहता है उस कुंड के स्थान पर। ओके, साथ ही साथ ये वही पहाड़ है पिलखा पहाड़ जहां पे विश्वा एक ऋषि का उल्लेख हमको रामायण में मिलता है और उससे संबंधित भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है। ओके, है ना। ये आपका क्या है? पिलखा पहाड़ है। और यहां तक कि ये भी कहा गया है कि भैया ये तो संजीवनी पर्वत है। कैसे संजीवनी पर्वत है? तो ऐसा कहा जा रहा था कि एक किंवदंती कह सकते हैं, या इसका जो उल्लेख हमको मिलता है वो यही है कि जब आपका संजीवनी लेकर के जा रहे थे हनुमान जी, है ना, तो रास्ते में उसके उस पहाड़ के कुछ टुकड़े या कुछ अंश जो है वो यहाँ पर गिर गए, और वही एक आपका संजीवनी पर्वत ये आपका कहलाता है पिलखा पहाड़ के नाम से। ठीक है, दूसरी बात ये कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम वनगमन पथ से जुड़ा हुआ है, तो दरअसल ये है कि देखो राम भगवान जब वनवास के लिए निकले थे, है ना, तो हम जानते हैं कि राम जो है वो वनवास के लिए जब आए तो उनका प्रवेश मार्ग जो था वो सीतामढ़ी हरचौका वाला स्थान था, है ना। और उसके बाद फिर वो यहाँ से प्रवेश करने के बाद, यहाँ से आप प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद ये सीतामढ़ी हरचौका हो गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर आगे बढ़े तब सूरजपुर में ये आपका पिलखा पहाड़ आया, और उसके बाद फिर नीचे आपका ये चले जाते हैं कहाँ? आपका सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी की तरफ। ठीक है, तो ये जो इनका जो मार्ग है जो यहाँ से वो गुजरे हैं, है ना, उसमें ये आपका बीच में पिलखा पहाड़ आपका आता है। इस तरीके से वो इन्होंने गमन किया है वनवास के दौरान। ओके, चलिए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है क्योंकि कोरिया में नहीं सूरजपुर में, वो याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और आपको प्रश्न पूछा हुआ है सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य, जो सही सत्य है वही क्या करना है? बताना है। तो भैया जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसका उत्तर क्या होगा आपका? एक तो गलत हो गया, तो सत्य कथन है केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ओके, आई होप कि एक्सप्लेनेशन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आ रहा है तो बिल्कुल जो है एक बार जरा वीडियो को लाइक भी कर देना, और कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे तो बिल्कुल कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। और ये जो पीडीएफ जो सामने आपको दिख रही है टेस्ट की या एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ जो है, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा पाथ आईएएस एकेडमी के, जिसका डिस्क्रिप्शन आपका जो है इस वीडियो के साथ नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, चलो आगे देखो। अब इस क्वेश्चन नंबर 62 पकड़ लो। क्वेश्चन नंबर 62, सीतामढ़ी हरचौका गुफा के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, सीतामढ़ी हरचौका कहां है? अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका जो है जो नया जिला 2022 में अस्तित्व में आया, कोरिया से अलग करके, मनेन्द्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर, उसके भरतपुर जनकपुर तहसील वाले क्षेत्र में आपका ये सीतामढ़ी हरचौका पड़ता है। सीतामढ़ी पुरातात्विक स्थल भी है। ओके, चलिए, सत्य कथन पहचानना है। फिर से देखो, सत्य कथन का चयन करना है। मवई नदी के किनारे स्थित है और सीता की रसोई के नाम से जानी जाती है। अच्छा ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही सत्य कथन है। यहाँ एक शिलाखंड है जिसे लोग भगवान राम का पदचिन्ह मानते हैं। अच्छा, फिर देखें, मवई नदी तट पर स्थित गुफा को काटकर 15 कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें से 12 कक्ष में शिवलिंग स्थापित है। देखिए, 15 कक्ष नहीं है, 17 कक्ष हैं। याद रखेंगे कितने कक्ष हैं? 17 कक्ष हैं। और उसके अलावा ये बिल्कुल सही है कि सीतामढ़ी हरचौका जो है ये आपका मवई नदी के तट पर स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल क्या है? सही है। याद रखिएगा, तो एक सही है और ये आपका गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा सॉरी, ये आपका सही है
ओके। और ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 3, ये आपका गलत हो जाता है। 15 की जगह कितने हैं, 17 कक्षा है, तो ये भी आपका गलत। तो यानी कि ये हो गया कि आपका जो है 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन ए की तरफ आपको इशारा करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चले अगले प्रश्न की तरफ चले। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जिला खनिज न्यास संस्थान का जो गठन है वो आपका 22 जनवरी 2015 को हुआ था, और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि यह जिला खनिज न्यास संस्थान अधिनियम 2015 के तहत प्रभावी हुआ और डीएमएफ राशि प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। चलिए देखिए, ये जो उत्तर है इसमें सही उत्तर क्या होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए 22 जनवरी 2015 नहीं है, ये आपका जो जिला खनिज न्यास संस्थान है, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है, ये आपका 22 नहीं बल्कि 12 जनवरी 2015, ठीक है। मतलब दिमाग के सारे दरवाजे खोल डालेगा ऐसा प्रश्न यहां पर तैयार हुआ है। 22 नहीं है, 12 जनवरी 2015। तो जो याद करो, तैयारी इतनी जबरदस्त रखो कि जो पूछे जवाब दे डालो। 22 नहीं है, 12 जनवरी याद रखना। दूसरा, जिला खनिज न्यास संस्थान अधिनियम 2015 के तहत प्रभावी हुआ। ओके, इट इज है ना, बिकम इफेक्टिव ओके अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट एक्ट आपका 2015, बिल्कुल सही है। डीएमएफ राशि प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएमएफ जो राशि है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ओके याद रखें, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, इसके तहत जो है राशि प्राप्त करने में जो पहला स्थान है वो तो है आपका उड़ीसा का, हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, वो पहले नंबर पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर। यानी कि आपका ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही है, 2 और 3 सही है। पूछा क्या है आपको, पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, तो 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 63। ओके, जरा मिलाते चलें कितने प्रश्न के उत्तर आपने सही दिए हैं और कितने प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए, कितना आपने पढ़ा था उसमें से कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये सारी चीजों की एनालिसिस करते चलिए। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 देखें। The following are the post of bureaucrats in the departments of छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ प्रशासनिक जो आपके नौकरशाही पद हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आ रहा है और उसको हमको सीक्वेंस में जमाना है। एक हायरार्की के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स। ओके, तो देखिए क्या सही है, बिल्कुल भाई, आपका मुख्य सचिव तो सबसे ऊपर आएंगे ही आएंगे, है ना। मुख्य सचिव से नीचे आपके आ जाएंगे कौन, आपके प्रमुख सचिव आ जाएंगे। ओके, फिर प्रमुख सचिव के बाद आपके आएंगे सचिव, देन आपके संयुक्त सचिव, उसके बाद फिर तो आपके जो हैं उप सचिव पहले आएंगे, है ना, उप सचिव पहले आएंगे, मतलब ये 6 हो गया। अब फिर आपका अपर सचिव जो कि नंबर 5 नीचे आएंगे, अपर सचिव। ओके, हाँ, तो सही ऑप्शन क्या आ रहा है, बोलो कमेंट करो, क्या आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 6 और 5, 1 2 3 4 6 5, लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65, सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। देखें जरा, आपका जो है साल वन छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण वन है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के 26,018 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। मैकाल श्रेणी में साल वनों की अधिकता है, जिसे बैगा समुदाय द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। साल वन एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे सरई के नाम से जानते हैं। चलिए भाई, इसकी एनालिसिस जरा कर लें कि क्या सही क्या गलत, है ना। देखें यहां पर क्षेत्रफल से प्रश्न आ रहा है ना, और ये साल वन लिखा हुआ है, मतलब कि ये बात कर रहा है किसके बारे में, प्रजाति के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्पीसीज ऑफ ट्री इन दिस छत्तीसगढ़ रीजन। ओके, तो वो आपको पूछा हुआ है। तो देखिए, साल, सागौन और मिश्रित 3 प्रकार के वन छत्तीसगढ़ के अंदर आपके पाए जाते हैं, है ना। तो 26,018 वर्ग किलोमीटर पूछा है, ये आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि भाई ये तो आपका मिश्रित वन का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, ठीक है, मिश्रित है, तो ये इस प्रकार से ये आपका गलत स्टेटमेंट है ना। साल वन की अगर बात करोगे तो ये आपका 24244 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके,
है ना, इस प्रकार से याद रखें। और आई थिंक जो सागौन वन है वो आपका और कम है, लगभग 5633 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ओके, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर तो स्टेटमेंट ये वाला आपका गलत हो जाता है। मैकाल श्रेणी में साल वनों की अधिकता है जिसे बैगा समुदाय द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल सही है, मैकाल को हम जो है साल वनों का घर कहते हैं और बैगा जनजाति का भी घर कहा जाता है। बैगा जनजाति जो कि है कौन, मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ या फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला वो क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है भाई कि साल वन एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार लेवल है यार प्रश्न का। ओके ठीक है, देखो जलवायु के आधार पर जब हम लोग वनों को बांटते हैं तो आपका दो प्रकार के वनों में आप विभाजित करते हो छत्तीसगढ़ के जंगलों को। एक आपका क्या हो जाता है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन लगभग 51% है और ये आपका जो है लगभग 47-48% आपका आर्द्र पर्णपाती वन मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ओके, तो साल वन की बात हो रही है, क्या साल वृक्ष जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। साल वन जो है ये शुष्क पर्णपाती वन में आता है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये आपका आएगा, है ना। और आर्द्र पर्णपाती वन में एक बात करोगे तो लाइक बबुल है ना, खेर ट्री जो है, ये सब जो है आर्द्र पर्णपाती वन वाले हैं। ओके, और हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है कि भाई आपका जो साल वृक्ष है उसको सरई के नाम से जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, है ना। और वैज्ञानिक नाम भी अगर बात करोगे तो सौर्य रोबस्टा याद रखना, है ना। क्या याद रखोगे? सौर्य रोबस्टा। ओके, साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। तो भाई क्या उत्तर आ रहा है, क्या ऑप्शन लेंगे आप? क्या पूछा है आपको? पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखें जरा, तो हमारे हिसाब से तो जो है आपका तीसरा गलत हो गया, है ना। पहला भी गलत है, केवल दो सही है। तो यहां पर सत्य पूछ रहा है, यानी केवल दो सत्य है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्या ये बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 66। छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमारा प्रश्न यहां पर आ रहा है। चलिए देखें, बात करते हैं, है ना। देखिए नीतियों से भी कई बार आपके जो है पीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया है इस प्रश्न पत्र में, है ना। देखिए आपका पहला स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो प्रदेश की नवीन महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू है। चलिए बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028। ओके लो भाई, यहीं पे हो जाता है ये गलत। ओके, देखिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नीतियां हैं ना लगभग, ओके, वो आपकी जो है यही इसी में चलेंगी। 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028। ओके, तो 1 नवंबर से आपका 31 अक्टूबर तक ये बहुत सारी नीतियां आपको मिलेंगी, लेकिन दो नीतियां ऐसी हैं जिसमें एक है छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति और एक है आपका कौन सा, लॉजिस्टिक। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क नीति। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क नीति जो है आपका 2018 से 2023 है। ओके, और ये बिल्कुल करेक्ट है, 23 से 28 है। लेकिन यही दोनों नीति ऐसी हैं जो आपकी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती हैं, यानी कि ये आपका जो है 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष के हिसाब से ये आपकी हैं। ओके, याद रखिएगा, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च। और लॉजिस्टिक वाला भी वैसे ही है, बस ईयर अलग हो जाएगा, वो 18 से 23 या 23 से 28। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए। ओके, वो तो यहीं से समझ में आ गया भाई कि आपका तीनों के लिए सेम नहीं है, अलग है। ये तो 50 लाख है, 25 लाख है, और ये जहां तक मुझे लग रहा है 10 लाख। ओके, 10 लाख की ऋण देता है ये। ठीक है, 10 लाख आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 में, यस, ओके, 10 लाख। ओके, 25 लाख नहीं है, 10 लाख है। मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, और फिर देखिए आपका तीसरा क्या कहता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन विस्तारीकरण सबलीकृत
पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ओके, ये तो बिल्कुल सही है। जो जो सेक्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं महिला उद्यमियों के लिए, है ना, वुमेन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन के लिए, वो आपका इसमें आ रहा है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 10% का अतिरिक्त अनुदान। जी नहीं, 10% का अनुदान नहीं है, ये आपका 5% का अनुदान है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। और इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी जो है केवल वही आपका क्या है, सॉरी, हाँ, ऑप्शन सी ही सही है। और क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा कथन सत्य है, तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो है सुरेलगढ़ की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। चलो पहाड़ी वाला एक और प्रश्न यहां पे आ रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं कि ये जैसे हम लोगों ने इसके पढ़ा पिलखा पहाड़, है ना, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका सुरेलगढ़ की पहाड़ी। आपको बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, तो आते ही हैं। ओके, पीएससी पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा निकाल के ये, लेकिन प्रश्न ये है कि क्यों, या यही पहाड़ी क्यों पूछ रहा है। तो आपको बता दूं कि ये सब न्यूज में रहे हैं, और खास तौर पे ऐसी पहाड़ियां जिसका उल्लेख जो है ना हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो डीपीआर की जो साइट है, ओके, उसमें भी इसको मेंशन किया गया है। या फिर जो हाल फिलहाल जैसे न्यूज में है, कहने का मतलब ये कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है ना, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी श्री आपके भूपेश बघेल जी, वो जो है आपके विभिन्न क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सब जगह क्या गए हैं, विजिट किए हैं, तो उन्होंने इन सब का उल्लेख भी किया कहीं ना कहीं। तो इस वजह से ये सब आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे प्रश्नों के आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो सुरेलगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है, ये प्रश्न है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल और सह्याद्री। ठीक है, देखो सुरेलगढ़ की पहाड़ी कहां पर है, ये आपका पड़ता है जनकपुर वाला क्षेत्र। और जनकपुर मतलब कौन सा, जनकपुर जो है वो आपका भरतपुर जनकपुर तहसील, मतलब क्या, मतलब ये कि आपका नया जिला एमसीबी। ठीक है, तो एमसीबी में ये आपका सुरेलगढ़ है। तो आप समझ जाइए कि आपका कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा। ओके, याद रखेंगे। हाँ भाई, अब छत्तीसगढ़ के भूगोल वाला चैप्टर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 68 आप देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके असत्य कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, कौन सा कथन बताना है, असत्य कथन। विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, जसपुर क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का भाग है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बिल्कुल सही। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे, जसपुर जो है वो आपका उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, उत्तर के पूर्व में, और वहां पर जो आपका प्राकृतिक प्रदेश लगा हुआ है वो कौन सा है, आपका छोटा नागपुर का पठार, जो लगभग आपका झारखंड वाले क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और फिर नंबर 2 पे आए तो क्या कह रहा है कि 1961 में सरगुजा जिले के मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है। इस प्रकार मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। भैया आधा सत्य आधा गलत, तो पूरा गलत। कैसे, 1961 नहीं है, ये आपका 1962 है, जब सरगुजा जिले के मैनपाट में इन तिब्बती शरणार्थियों को क्या किया गया था, बसाया गया था। ओके, और इसीलिए फिर मैनपाट को छोटा तिब्बत या तिब्बतियों का घर कहा जाता है, तिब्बतियों का शरण स्थल कहा जाता है। ओके, तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, असत्य कथन है। हाँ, मधेश्वर पहाड़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो जसपुर में स्थित है। एक बात बताइए, मधेश्वर पहाड़ जसपुर में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल आपका सीजीपीएससी के हाल फिलहाल के प्रश्न पत्र में आपने देखा ही होगा ये प्रश्न। लेकिन अब देखो इसमें हमने एक लेवल और आगे कर लिया। क्या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है? कैसे हो सकता है? जसपुर वाला जो हिस्सा है वो तो आपका छोटा नागपुर के पठार का भाग है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये सतपुड़ा नहीं होगा। इस हिसाब से ये पूरा स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमारे पास असत्य में 2 कथन है, 2 और 3, यानी कि सही कोड इसका बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलें आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, पिथौरा चित्रकला के संबंध में। चलिए, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और से संबंधित प्रश्न आ रहा है।
पिथौरा चित्रकला के संबंध में कथनों पर विचार करिए। कंप्लीट पेपर इसको बोलते हैं, कंप्लीट पेपर, जिसमें सारा सिलेबस आपका कवर हो जाए और ऐसे प्रश्न आप देखें जिन प्रश्नों से संबंधित आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हाँ ऐसे ही प्रश्न आते थे और ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर से भी लेवल का प्रश्न यहां पर आया है जो आगे आ सकता है कि नहीं। पिथौरा चित्रकला के संबंध में कथनों पर विचार करें। उद्गम स्थान मध्य प्रदेश का पिथौरा क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। ठीक। नंबर 2, चित्रकारी प्रायः घरों की दीवारों, कागजों, कपड़ों आदि पर की जाती है, ये भी सही है। इसे उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उरांव जनजाति नहीं है, बल्कि ये पिथौरा चित्रकला जो है ये आपका भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति। ओके, तो यहीं से आप जरा समझ लीजिए कि आपका छत्तीसगढ़ में जो भील जनजाति है वो कहां पर रहती है। भील जनजातियों का क्षेत्र कौन सा है, प्रमुख रूप से सेंट्रलाइज्ड एरिया। तो आप उत्तर दिशा में चले जाएं, उत्तर में आप जो है एमसीबी कोरिया की तरफ जाते हो, वहां पर आपको भील जनजाति का निवास मिलता है। और उसी क्षेत्र में हाल फिलहाल में आपके मुख्यमंत्री साहब जो हैं वहां पर विजिट किए थे, तो उन्होंने इस चित्रकला से संबंधित कुछ चीजें जो है वहां पर देखी थी, कुछ किताबें उन्होंने देखी थी और वहां से बिल्कुल जो है प्रश्न बन सकता है। तो इस वजह से ये हमने प्रश्न शामिल किया है। ओके, और उद्गम तो ठीक है मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर भील जनजाति से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी भील जनजाति का निवास है और इसलिए पिथौरा चित्रकला भी उससे संबंध रखता ही है। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, है ना। निम्न कथनों पर विचार करें। नवाखानी पर्व को गोंड जनजाति में पंडुम नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, ये जो नवाखानी पर्व है इसके बारे में यहां पर आ रहा है, जरा देखते हैं। आपका नवाखानी पर्व जो है गोंड जनजाति में पंडुम नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। ओके, आदिवासी महुआ फूल जब एकत्रित करने जंगल जाते हैं तो कुडुम पंडुम पर्व मनाते हैं। अब ये जो पंडुम है इसी के अलग अलग हैं, आपका कुडुम पंडुम है, ठीक है, आपका मरका पंडुम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है। तो महुआ फूल जब आता है तो कुडुम पंडुम पर्व नहीं मनाते, बल्कि क्या मनाते हैं, उराड पंडुम मनाते हैं। क्या मनाते हैं, उराड पंडुम ये मनाते हैं। यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। और फिर प्रकृति का उत्सव मनाने के लिए आदिवासी एक पर्व मरका पंडुम मनाते हैं, ठीक है। ये जो है आपका सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है। यानी कि केवल अगर आपको पूछा है असत्य कथन, है ना, असत्य कथन, यानी कि केवल 2 जो है वो असत्य है। यहां पर कुडुम पंडुम नहीं बल्कि उराड पंडुम होना चाहिए था जब महुआ फूल एकत्रित करने वो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में चलें। धनकुल या जगार गीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए, आपका जनजातीय गीत यहां पर आ रहा है, धनकुल और जगार गीत, इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। यह गीत हलबा और भद्रा जनजाति द्वारा गाया जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल गाते हैं, क्योंकि इसकी भाषा क्या होती है, इसकी भाषा हल्बी होती है, ठीक है। हल्बी भाषा में ये आपका गीत होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हलबा और भद्रा जनजाति द्वारा गाया जाता है। जगार से आशय सांस्कृतिक जागरण से, जो धार्मिक और सांस्कृतिक है, बिल्कुल सही है ना। इसमें 2 गुरु माएं होती हैं, है ना। धलकुन वाद्य यंत्र का यूज होता है, सूपा, बांस की खपच्ची, धनुष वाद्य यंत्र, ये सब का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना। तो भैया देखो पूछा क्या है, पूछा है असत्य कथन क्या है। भैया यहाँ तो सभी सत्य है ना, तो सब सत्य है, तो फिर क्या होगा उत्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं है जो क्या है, असत्य है। ओके, सभी सत्य है। तो याद रखिएगा धनकुल गीत या जगार गीत, है ना। बाकी जगार में आप लोगों ने और सुना होगा, क्या सुना होगा, लक्ष्मी जगार, आठे जगार, बाली जगार, धनकुल जगार, याद आ रहा है, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। जैसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो तीज का जो पर्व होता है उसमें भी कुछ इस तरीके से होता है, और जनजातियों में चूंकि उन्होंने धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं इसलिए इसको धनकुल गीत कहा जाता है। ओके ओके, एक और गीत आ रहा है बरुआ गीत। बरुआ गीत के बारे में क्या है, जन्म संस्कार गीत है, ठीक है, जो उपनयन संस्कार के समय गाया जाता है। चलिए बढ़िया, ये भी एकदम सही है। फिर बीरम गीत देवाड़ जाति के द्वारा गाया जाता है। ओके, बीरम गीत देवाड़ जाति के द्वारा, हाँ सही है, लेकिन गीतकार कौन बोल रहा है, मीनाक्षी सिंह और नारायण कटारिया जी नहीं। देखिए, जब आप गीत के बारे में पढ़ते हैं तो गीत में प्रमुख उसके बोल क्या हैं, है ना, फिर उस गीत से संबंधित जो है अगर कोई विशेष पर्व में या विशेष समय में वो गीत गाया जाता है वो हम लोग याद करते हैं, फिर उसके गीतकारों के बारे में भी याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गीतकार दिए गए हैं ये आपका यहाँ पे गलत है, मीनाक्षी सिंह और नारायण कटारिया यहाँ पर नहीं आएंगे। इसकी जगह पे 2 नाम आप जरूर लिख लें, आपका जो है रेखा सिंह और बद्री
रेखा सिंह, है ना, और आपका क्या बद्री सिंह कटारिया, ठीक है, बद्री सिंह कटारिया। ओके, ये तीन आपके सॉरी दो आपके नाम यहां पर आते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे खेल खेल दिया गया है प्रश्न के साथ। बांसगीस की प्रसिद्ध कथाएं जो है आपकी शीत बसंत, मोर ध्वज, कर्ण कथा आदि है, बिल्कुल सही है। ओके, तो सही उत्तर आपको क्या मिल रहा है, आपको पहचानना है क्या, सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, विकल्प देखिए क्या सही है, ये आपका पूछा जा रहा है। तो आपका एक तो सही है, दो गलत हो गया, तीन सही है। तो एक और तीन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखें। ओके, अभी वाद्य यंत्रों से संबंधित एक प्रश्न आया है ना। देखें क्या ऑप्शन है आपका, स्टेटमेंट क्या है, कुंजाड़, किन्नरेरी, दुसिर तत्व वाद्य यंत्र के उदाहरण है। ओके, तत्व वाद्य यंत्र मतलब क्या, ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों वाले होते हैं, स्ट्रिंग वाले होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। ओके, फिर घन वाद्य यंत्र है और वितत वाद्य यंत्र। वितत वो जो आपका क्या हो, जैसे ड्रम लाइक स्ट्रक्चर जिसमें होता है ना, वो वितत वाले कहलाते हैं, ठीक है। ओके, और उसके फिर घन वाद्य मतलब क्या, ऐसा जिसमें मेटल का साउंड आता है, उसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं। ओके, तो देखिए कि क्या सही है, तत्व वाद्य यंत्र के उदाहरण है कुंजाड़, किन्नरी और दुसिर, ये बिल्कुल सही है ना। लेकिन मुंडा बाजा, रायगढ़ी, तुड़बुड़ी बाजा, अरे भाई ये तो ड्रम जैसा होता है, तो ये आपका वितत वाद्य यंत्र में आएगा। मुयांग, पिटोरका और दुड़का की बात करोगे तो ये आपका मेटल वाला होता है, और ये आपका जो है घन वाद्य में आएगा। यानी कि थोड़ा सा हेर फेर है, दो और तीन यहाँ पे गलत हो गए और एक आपका सही है, तो केवल एक सही है, यानी कि क्या इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अबुझमाड़ियों का घर मुख्य रूप से 4 हिस्सों में विभक्त होता है, जो कि क्रमशः अहगी, अहपानी, आगता और सेंटा में। क्या ये सही लग रहा है आपको, क्या सही लग रहा है, क्या आप विचार कर पा रहे हैं, क्या ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, ये जाति जनजाति आपने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ना होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। देखिए, अबुझमाड़ियों का जो घर है वो 4 नहीं बल्कि 5 हिस्सों में बटा होता है। किसमें बटा होता है, 5 हिस्सों में बटा होता है। अहगी, अहपानी, आगता और आपका सेंटम, और इसके अलावा एक नाम याद रखिएगा, बेंडुकर्मा, ठीक है, क्या याद रखेंगे, बेंडुकर्मा, ये 5 हिस्सों में बटा होता है। ओके, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। देन अबुझमाड़ जनजाति के लोग जंगल में अलग से झोपड़ा बनाकर भी रहते हैं, जिसे सिहारी कहा जाता है, सही है बिल्कुल। देन अबुझमाड़िया जनजाति में रसोई घर को अगली कहा जाता है, नहीं, अगली तो बरामदा को कहते हैं, है ना, जो घर में आगे की तरफ होता है वही बरामदा है, तो उसको अगली कहते हैं, है कि नहीं, ठीक है। और जो रसोई घर है, रसोई घर जहां पे आग होगी, अंगीठी होगी जिसमें पकाई जाएगी, ठीक है, तो रसोई घर को कहते हैं क्या, आपका अंगाड़ी कहा जाता था, ठीक है, अंगाड़ी कहते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये प्रश्न भी आपका, ये आप जो स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाता है। तो सही क्या है, पूछा क्या है, सत्य कथन, अरे वाह, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ओके, ठीक है। देखिए, उत्तर तो आपको पता चल ही जाएगा, टेस्ट देने के बाद तो पता चल ही जाता है, पहले भले जरूर ना पता हो, लेकिन किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, या वो क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं, और साथ ही साथ वो क्या आपने कवर किया, क्या उस एंगल से उस टॉपिक को आपने पढ़ा, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, उस पैटर्न को समझते चलना है, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, है ना। देखिए, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद ने छत्तीसगढ़ में वैष्णव का प्रचार किया और विरक्त मत की स्थापना की, जो बैरागी कहलाया। चलिए, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ओके, है ना, बैरागी कहलाया, रामानंद ने जो वैष्णव प्रचार किया था यही बैरागी। फिर आगे मान के चले कि एक वंश के रूप में भी यहाँ पर स्थापित हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ जो है शासन किया, अगर पूछा जाए तो इनके कई मठ बने, ठीक है। 2 रियासतों राजनांदगांव और कवर्धा में इनकी सत्ता रही। जी नहीं, राजनांदगांव तो सही है, लेकिन कवर्धा गलत है। कवर्धा में तो आपके राजगोंड जो है इन्होंने शासन किया है ना, ठीक है। और यहां तक अगर बात की जाए बैरागी की, तो बैरागी राजनांदगांव प्लस आपका जो है छुई खदान में आता है। किसमें आता है, छुई खदान। ओके, ये 2 जगहों पर, दोनों रियासतों में इनका जो है क्या है, शासन रहा है। ओके, चलिए, तो ये स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है गलत। ओके, और ये स्टेटमेंट आपका सही है ना।
नेक्स्ट 13वीं शताब्दी में राघवानंद के शिष्य रामानंद ने छत्तीसगढ़ में वैष्णव मत का प्रचार किया। उन्होंने स्त्रियों और गैर ब्राह्मणों को भी दीक्षित किया। ओके, चलिए ये भी आपका सही है। तो पूछा है क्या, असत्य कथन आपको पूछ रहा है बच्चों, तो असत्य कथन आपका हो जाएगा क्या, केवल आपका 2 जो है असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका उत्तर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, मंजूश्री। वाह, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। यहां से प्रश्न कैसे नहीं आएगा भाई, कैसे रोक सकते हो आप पीएससी को, है। मंजूश्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखें, राज्य में चर्चित मंजूश्री की मूर्ति आरंग नामक स्थान पर उत्खनन से प्राप्त हुआ था। क्या यह कथन सही लग रहा है? क्या यह कथन सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आरंग नहीं, बल्कि मंजूश्री की जो मूर्ति है ये आपकी सिरपुर से प्राप्त हुई है। ओके, मूर्ति बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान से संबंधित है। यह भी हो जाता है गलत, क्यों? क्योंकि हीनयान नहीं है, महायान है, याद रखेंगे। इस प्रतिमा को 31 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्हें को दिखाने के लिए 15 साल बाद महंत घासीदास संग्रहालय से सुरक्षित कक्ष से डबल लॉकर से बाहर निकाला गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है ना। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आई और 31 अगस्त को आई थी, और फिर जो आपका मंजूश्री की मूर्ति है जो कि वर्तमान में संरक्षित करके रखा गया है, कहां पर? रायपुर के महंत जो है आपके घासीदास संग्रहालय में रखा गया है ना। महंत घासीदास जिनका संबंध राजनांदगांव से था, ठीक है। इन्होंने जो है म्यूजियम के लिए, संग्रहालय के लिए जो दान में दिए थे, उसमें आपका लगभग 10 अलग विभिन्न संग्रहालय भारत के अलग अलग स्थानों पे स्थापित किए गए थे, और उसमें एक आपका उन पूरे भारत के 10 संग्रहालयों में एक संग्रहालय जो कि आपका घासीदास संग्रहालय यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संग्रहालय भी आप कह सकते हैं, और विशिष्ट संग्रहालय। जितने अन्य जो आपके 9 संग्रहालय हैं पूरे भारत में, उनमें से ये जो है एक विशिष्ट संग्रहालय है, क्योंकि ये ऐसे जैसे 4 दीवारी होती है ना, ठीक है, वैसा नहीं है, बल्कि अष्टकोणाकार आकृति में है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका विस्तृत है, तो ये इसकी विशेषता है। चलिए, तो ये हमने कुछ खास बातें और अलग कर ली, इनसे जुड़ी हुई बातें, ताकि गागर में सागर भर ले। इसका उत्तर क्या आ रहा है आपका? इसका उत्तर हम लोगों के इस विश्लेषण के हिसाब से पहला और दूसरा आपका गलत हो जाता है, तीसरा सही है। पूछा क्या है? असत्य कथन पूछ रहा है, यानी कि 1 और 2 असत्य है, 1 और 2 असत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आपने जवाब देना था। ओके, तो सही गोला लगाए हो तो ठीक है भैया, है, नहीं तो पता नहीं आप कौन से गोले से आए हो, है, सार्थक करो कि कहां से आए हो। हाँ, सही उत्तर दोगे तब सार्थक होगा। जैसन तुम लिहो दीहो तैसन देवो आशीष, अन्न धन भंडार भरे तुम जियो लाख बरिस। चलो बताओ, जल्दी बताओ भाई। जिस हिसाब से मैंने गाया है इसको मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा कि कब गाया जाता है। भाई ये आपका जो है राउत नाचा, याद आ रहा है? राउत नाचा में ये गाया जाता है ना, दोहे वगैरह जो है आपका राउत नाचा में, है ना, होता है। चलो भाई, हाँ, एक दोहा और सुना दूं क्या? राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, और का है कलयुग में मिले लाल चाह फूंक फूंक के पी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 78 ले लेते हैं। बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्या उत्तर आपने लिखा है जरा देखें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास और आयोजना के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना माडा पॉकेट और लघु अंचलों का गठन किया गया है। चलिए, सही बात। राज्य में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं हैं, जिसमें से 8 माडा पॉकेट और 2 लघु अंचल वर्तमान में संचालित है। भैया 8 नहीं है, 9 है ना। 9 माडा पॉकेट जो है उसमें लिया गया, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। फिर उपयोजना क्षेत्र की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई तहसील है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उपयोजना क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होनी चाहिए? तहसील से छोटी क्या? विकास खंड स्तर पर आप आइए ना, ठीक, ब्लॉक स्तर पर आइए आप, ओके, है ना, ब्लॉक स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि जरा देखें कि इसमें सही और असत्य कथन जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 ही असत्य हैं, तो आपका ये सी जो है वो सही होगा। ओके, एक आपका पहला स्टेटमेंट वो आपका सही है। चले, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 79।
बजट की बात हो रही है भैया। चलो देखो, बजट 2023-24 से प्रश्न आया हुआ है यहां पर। हाँ, बजट 2023-24 चौक परियोजना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काम किया जाएगा। सही है बिल्कुल। इसके लिए बजट 2023 में 500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। भैया बजट आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा एक बार, है ना, क्योंकि बिल्कुल यहां से प्रश्न आ रहे हैं और सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से पढ़ोगे तब आपका सही उत्तर आप कर पाओगे। 500 करोड़ नहीं है बल्कि 400 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके अलावा आपका क्या, कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक के समर्थन से, याद रखिएगा, चौक परियोजना विश्व बैंक के समर्थन से प्रारंभ की जा रही है। बिल्कुल सही है ये आपका स्टेटमेंट जो है। तो आपका जो प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 और 3 दोनों आपका सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपको सही गोला लगाना है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो योद्धाओं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ले लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, नवंबर 2022 की स्थिति में राज्य में 13,407 उचित मूल्य की दुकानें। देखिए ऐसे आंकड़ों वाले एक प्रश्न बिल्कुल सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों का आप प्रश्न पत्र उठाइए, आपको ऐसे आंकड़े बिल्कुल मिल जाएंगे। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, जिस समय भी आपका एग्जाम हो, उसके पहले आप लेटेस्ट डेटा बिल्कुल याद कर लीजिए और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे उस साल का बिल्कुल पढ़ के जाइए, डेटा याद करके जाइए। ठीक है, क्योंकि एक आंकड़ा ऐसा बिल्कुल आता ही है, अद्यतन आंकड़ों के साथ आपको याद रखना है। तो देखो, आपको अगर याद आ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल छोटा सा एक देखो अंतर है जो आपको इस प्रश्न में जो है आपको नंबर काट सकता है। कैसे? 13,407 नहीं है, 13,507 उचित मूल्य की दुकानें हैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें से आपके 1678 जो हैं ये आपके शहरी क्षेत्रों में हैं और बाकी जो बच जाते हैं लगभग 11,829 के आसपास जो है ना, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, 11,829 है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में है। ओके, ग्रामीण क्षेत्र, इसको माइनस कर लीजिएगा और लगभग उतना आ जाएगा। ओके, ठीक। उसके फिर देखें, आपका राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 62.92 लाख परिवारों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान किया जाएगा। जी नहीं, यहां पर भी थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए 62.92 नहीं है, 96 लाख है। ठीक है, 62.96 लाख यानी कि 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान। ओके, ये कौन है? ये वही आपके एक किलोग्राम बोल रहा है, मतलब क्या 1 रुपए प्रति किलोग्राम अगर जो बोल रहा है तो मतलब ये कि अंत्योदय प्लस आपके हो जाएंगे क्या, प्राथमिकता वाले। ठीक है, 1 रुपए, है ना। बाकी जो आपके निःशुल्क दिए जाते हैं जिनको जो लाइक निराश्रित परिवार है या सड़कों किनारे जो ऐसे घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है ना घर का ना आजीविका का, तो ऐसे लोग जो है निःशुल्क दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी उनको चाहिए तो फिर आप 1 रुपए में ले सकते हैं, ऐसा एक वहां पे प्रावधान रहता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न आपको मिल रहे हैं, है ना। वर्तमान में राज्य में कितने लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं? याद करिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो राशन कार्ड प्रचलित हैं वो है 7271। ऐसे याद रखना है, बहुत अच्छा आंकड़ा है, आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, 72.71 लाख जो है आपके वर्तमान में राशन कार्ड धारी आपके परिवार हैं। ओके, फिर आप आ जाएं अगला क्वेश्चन नंबर 82। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कौन से वर्ष नकारात्मक वृद्धि है या दर्ज की गई है? बताइए जरा भाई, नकारात्मक वृद्धि जीडीपी में, स्टेट जीडीपी में कब हो सकता है? बताइए, कब हो सकता है नकारात्मक वृद्धि? बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, तो कोविड-19 की वजह से। तो ये आपका जो वर्ष 2020-21 है, यहां पर -1.80 ये आपका जीडीपी में जो है वृद्धि दर्ज की गई थी माइनस में। ओके, -1.80 याद रखिएगा, कोरोना काल की वजह से। ओके, लेकिन उसके बाद तो हम क्या जम के ऊपर उठे हैं भैया, हैं? विश्व के अलग अलग देशों की तुलना में भारत की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रही। ठीक है, चलिए, कोरोना के बाद। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022-23 के अग्रिम अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव में, ओके ध्यान दीजिएगा, स्थिर भाव पूछ रहा है कि प्रचलित भाव पूछ रहा है, यहां पर ध्यान देना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। पिछले वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या आपके पास उत्तर है? हाँ भैया, अगर याद है तो ही उत्तर दे पाओगे, नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे। इसमें तो सोच विचार की बात है नहीं। 12.60% याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, बस्तर संभाग के जिलों में राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ 17 रुपए प्रति केजी की दर से प्रदान किया जाता है। ओके, फिर आपका लिखा हुआ है अंत्योदय, सामान्य प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और आपका निःशक्त जन। ये अलग अलग वर्गों में जो बटा हुआ है राशन कार्डों के आधार पर उनकी प्राथमिकता, उनकी पात्रता के अनुसार, है ना, उसमें ये आपका पूछा गया है। अब पूछ रहा है कि रिक्त स्थान में होगा। ओके ठीक, रिक्त स्थान कहां है भैया? अच्छा, यहां पर रिक्त स्थान है। ओके ठीक, बस्तर के जिलों में राशन कार्ड, कितने राशन कार्ड, क्या ये पूछना चाह रहा है? ओके ठीक, कौन कौन से आएंगे, कौन से पात्र परिवार होंगे बस्तर में जो कि आपका 2 किलोग्राम गुड़ उनको 17 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि चूंकि देखो बस्तर संभाग है, अनुसूचित क्षेत्र है और गुड़ दिया जा रहा है, विशेष प्रावधान किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी आपके सामान्य परिवार हैं उसको छोड़ करके सभी को दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से याद रखिएगा, इस सामान्य को छोड़ करके अन्य सभी को इसमें जो है गुड़ देने की बात कही गई है। ओके, कितने में? 17 रुपए प्रति केजी। भाई गुड़ खाओ, है स्वास्थ्यवर्धक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए आप, छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत 5 वर्षों में निरंतर रही है। ओके, यहां पर सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है जीडीपी में, है ना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीएसडीपी, उसमें यह पूछ रहा है कि उसमें किस प्रकार से चेंजेस आए, परिवर्तन आए, क्या वो विगत 5 वर्षों में बढ़ती हुई दिखाई दी या फिर घटती हुई या फिर उतार चढ़ाव से युक्त रही, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है उतार चढ़ाव से युक्त। ओके, आप ग्राफ दे सकते हैं या फिर विगत 5 वर्षों के आप आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में देख लीजिएगा, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि उतार चढ़ाव से युक्त रहा। कहने का मतलब ये देखिए, पैटर्न को समझिएगा, हमको सिर्फ आंकड़ा याद नहीं करना है, उन आंकड़ों से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछेगा, या तो सीधा आंकड़ा पूछेगा या फिर इस तरीके से प्रश्न एक बनता है इस पैटर्न में, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, जरा देखें आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, राज्य में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से संचालित है। नहीं भाई, ये आपका जो है 10-11 में आया था। ठीक है, 11-12 नहीं है, जब बल्कि ये 2010-11 से आपकी संचालित है, याद रखिएगा। और यह निःशक्त सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपए एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। नहीं, 25,000 की राशि नहीं है, याद रखिएगा कि यह 20,000 की राशि है। तो यानी कि दोनों कथन हो जाते हैं आपके गलत, और आपको क्या पहचानना है? ओके, 1 और 2 असत्य है। जी हाँ, 1 और 2 दोनों असत्य है। ओके, याद रखें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 86 जो है, इसका आंसर हम क्या ले लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ओके, व्हाट इज करेक्ट? एक ग्राम पंचायत में, चलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से यहां पर प्रश्न आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। एक ग्राम पंचायत में 1 से अधिक गांव हो सकते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई जब 1000 की जनसंख्या हो तब एक ग्राम पंचायत होती है। तो अगर एक गांव में 1000 की जनसंख्या नहीं है तो 1 से ज्यादा गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये कि ये ऑप्शन आपका सही है। ओके, मतलब स्टेटमेंट, ओके, वाक्य सही। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की बैठक आयोजित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब एक गांव की एक ग्राम सभा होती है तो वही बैठक होगी आपकी, आयोजित होगी, है ना। तो ये भी आपका सही हो जाता है। फिर क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ग्राम सभा की बैठक आयोजित होती है।
ग्राम सभा की बैठक तो गांव में आयोजित होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद फिर क्या, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित होती है। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की बैठक नहीं, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित होगी। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए दो से एक से ज्यादा गांवों को मिला के ग्राम पंचायत है, तो हो सकता है कि वो दो में से किसी एक गांव में ही ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा, या फिर उनके बीच में कहीं जो है कंफर्टेबल है किसी प्लेस पर होगा, है ना, ग्राम पंचायत जो है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक गांव में याद रखिएगा ग्राम सभा की बैठक होती है, न कि ग्राम पंचायत की बैठक होती है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगी और ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक गांव में होगी, क्योंकि हर एक गांव की एक ग्राम सभा होती है। ओके, याद रखिएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या आ रहा है, जरा देख लीजिए। 3 और 4 अगर गलत हैं तो 1, 2 और 5 सही हैं, तो 1, 2, 5 सही हैं। 1, 2, 5 आपका कहता है ऑप्शन नंबर डी में लगा दो गोला। ओके, है ना, ये आपका सही उत्तर हो गया। फिर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 88 में। निम्न कथनों पर, चलिए, एक हमने ग्राम पंचायत यानी कि ग्रामीण निकाय की बात की, और एक प्रश्न आपका आ रहा है नगरीय निकाय से। ठीक है, बहुत बढ़िया और शानदार एकदम कंप्लीट प्रश्न पत्र आपको मिल रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार कलेक्टर के पास है। ओके, चलिए भाई, सही बात है। किसी भी नगर पालिका के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार कमिश्नर के पास है। ओके, नगर पालिका और नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का उत्तर हम क्या ले रहे हैं? 88 का उत्तर हम ले रहे हैं भैया आपका केवल 1 और 2, ये असत्य कथन है। ठीक है, 1 और 2 क्या है? असत्य कथन है। देखिए आपका ये उल्टा हो गया दरअसल। ठीक है, उल्टा हो गया। अगर नगर निगम का पार्षद है, ठीक है, तो वो जो है नगर निगम के कमिश्नर जो है वो उसको हटाने का अधिकार रखते हैं, है ना, और नगर पालिका का अगर पार्षद है वो आपका जो है कलेक्टर उसको हटाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, बस उतना ही आपको याद रखना है ना। तो तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आप सही उत्तर ले लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये देखिए उल्टा हो गया। नगर निगम के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा, और नगर पालिका है तो वो कलेक्टर के पास होगा। ठीक है, ये घुमा दिया था दोनों स्टेटमेंट में, बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आपका जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? चलिए जरा देखिए, इसके बारे में बात करें। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। सही जवाब। ठीक है, देखिए, चाहे जनपद पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, सबसे ऊपर की जो समिति होती है वो सामान्य प्रशासन समिति होती है। तो जो सबसे ऊपर का जो पदाधिकारी होगा, यानी कि अध्यक्ष, चाहे वो जनपद पंचायत का हो चाहे जिला पंचायत का हो, वो उस पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ओके, नंबर 3 पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, जनपद पंचायत का पदेन उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति से जब नीचे आओगे तो उसके बाद शिक्षा समिति का नाम आता है। तो जब उच्च ओके, यानी कि जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो स्थायी समिति में जो सबसे ऊपर है, यानी कि आपका क्या सामान्य प्रशासन समिति, वो उसका अध्यक्ष बनेगा, पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। फिर उसके नीचे कौन आएगा? अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष आता है, तो वो समिति में जो सेकंड नंबर पे आएगा वो कौन सा है? शिक्षा समिति, तो वो उसका क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। ओके, अब बाकी जो बच गए जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, यही 3 तो पदाधिकारी होते हैं। तो बाकी जितनी भी समितियां होंगी उसमें वो सब जो सदस्य हैं उन्हीं में से कोई एक जो है वो क्या होता जाएगा? अध्यक्ष बनता जाएगा। ओके, तो आगे देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कृषि और शिक्षा समिति के सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। जी नहीं, नामित नहीं किए जाते, बस किसी एक सदस्य को चुन लिया जाता है। दूसरी बात ये कि शिक्षा समिति में तो उपाध्यक्ष बैठा हुआ है, तो ये तो आपका ऐसी गलत हो गया। ओके, फिर आपका अगला स्टेटमेंट देखिए, क्या विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, किन्हीं 3 समितियों का सदस्य हो सकता है? विधानसभा है, देखिए अगर विधानसभा है तो याद रखना कि वो सभी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। ठीक, सभी समिति का याद रखिएगा। और अगर यहां पे विधानसभा की जगह लोकसभा अगर होता तो लोकसभा जो है वो किन्हीं 2 समितियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब लोकसभा के सदस्य
किन्हीं भी 2 समितियों का पदेन सदस्य होता है, लेकिन विधानसभा का अगर सदस्य है तो वो जनपद पंचायत के जितने भी समितियां होंगी सभी समितियों का वो एक आपका पदेन सदस्य रहेगा। ओके, याद रखें। तो सही उत्तर क्या मिल रहा है दोस्तों? सही उत्तर आपको मिल जाता है पहला, दूसरा सही, ये गलत और ये गलत। ओके, आपका विषय में सही क्या है पूछा है ना, तो सही क्या है? तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। एक और प्रश्न आ रहा है आपका, ठीक, देखें यहां पर निर्वाचन से आ रहा है। एक उम्मीदवार एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक, एक आपको अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा होगा तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण निकाय है ना, जिसमें आपके पदाधिकारियों की बात करें तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है? सरपंच होता है, पंच होते हैं और उप सरपंच होते हैं। ठीक है, तो सरपंच, उप सरपंच, पंच। लेकिन तीनों में जो निर्वाचन से आते हैं, मतलब प्रत्येक जो है आपका जिनका चुनाव के माध्यम से आते हैं, मतदान से आते हैं, वो आपके कौन है? वो आपके जो है प्रत्यक्ष चुनाव वाले सरपंच और पंच होते हैं। ठीक है, और फिर उन्हीं पंचों में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उप सरपंच को। ओके, तो हम केवल पदाधिकारियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो देखिए आप क्या करिए, ऐसे आप लिख लीजिए, है ना, दिमाग में एक चीज आप रख लीजिए, क्या कि आप सरपंच और पंच को यहां बैठा दीजिए। फिर आप जनपद पंचायत में जाओगे तो कौन आएगा? जनपद पंचायत में आप जाओगे तो जनपद पंचायत के सदस्य जिनका निर्वाचन होता है, जो चुनाव लड़के आते हैं। और फिर वैसे ही आपका जिला पंचायत, तो जिला पंचायत सदस्य इनका चुनाव होता है। ठीक है, और फिर इन्हीं सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो 4 पदाधिकारी तो हैं जो चुनाव लड़ेंगे, है कि नहीं? तो बस क्या करना है, आपको याद रखना है कि इनकी जोड़ी बनानी है, 2-2 की जोड़ी। ठीक है, कैसे 2-2 की जोड़ी बनानी है ना, देखें, सरपंच पंच एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति सरपंच और पंच का चुनाव लड़ सकता है, फिर वो ये दोनों की जोड़ी बन जाएगी, फिर ये दोनों की जोड़ी बन जाएगी, ये हो गया। फिर इन दोनों की जोड़ी बनाओ, ऐसे ये साथ में लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों की जोड़ी बना दीजिए, ये देखिए। तो कुल मिला के आपके टोटल 6 जोड़ियां बनती है। ये जोड़ी आप याद रखिएगा, 6 जोड़ियां ऐसी है जिसमें एक साथ चुनाव लड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है ना कि 2 अलग अलग क्षेत्रों से एक व्यक्ति जो है वो जो है 2 अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक ही क्षेत्र के लिए 2 पद के चुनाव लड़े, वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो ट्रिक अगर दिमाग में रहेगा ना तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे पहला आपको कह रहा है कि एक उम्मीदवार पंच और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ सकता है, ये देखिए एक जोड़ी बनी हुई है। ओके, तो ये आपका सही उत्तर है। सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष 2 पद धारण करते हैं। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ये जो उप सरपंच होता है वो 2 पद धारण करता है। कैसे? वो पंच के रूप में चुना जाता है, लेकिन उन्हीं में से किसी एक को उप सरपंच बनाते हैं, है ना। तो सरपंच तो नहीं है, सरपंच तो सरपंच के पद पर ही कार्य करेगा। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और आपका क्या मतगणना अभिकर्ता, एजेंट की नियुक्ति कर सकता है कि नहीं, ये पूछ रहा है। बिल्कुल कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपके निम्न कथनों पर विचार करते हुए क्या करना है, आपको सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन सा आ रहा है? 1 और 3 आ रहा है, यानी कि 3 और 1। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 90। ओके, क्लियर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 91, चुनावों को लेकर के नगरीय निकायों में क्या कहा जा रहा है कि नगर पालिका के 1/6 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाता है। ओके, यानी कि लिखित रूप में दिया जा रहा है, लिखित रूप में दिया जा रहा है। ओके, और फिर उसके बाद एक विशेष बैठक का बुलाया जाएगा, जिसके बाद निर्वाचित पार्षदों द्वारा 2/3 बहुमत से अगर वो अविश्वास प्रस्ताव के तहत उसको क्या किया जाए, पास हो जाएगा। अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो, और इस प्रकार से उसको पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, अविश्वास प्रस्ताव के तहत ये चीजें होती हैं। ओके, फिर आपका छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं।
और पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सरपंच करता है। अरे भाई पंचायत सरपंच कहां से करेगा, वो तो चुनाव लड़के आया है, ठीक है, वो तो राजनीतिक रूप से वहां पर अधिकारों का प्रयोग करके आया है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन होगा, तो जो सचिव है वो होगा, उसी को पंचायत सेवक भी कहते हैं। ओके, तो पंचायत सेवक या जो सचिव होता है ना, ठीक, वही जो है वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सरकार का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से वो जो जनपद पंचायत के जो आपके सीएमओ होंगे, ठीक है, जनपद पंचायत के जो कार्यपालन अधिकारी सीईओ, ठीक है, वो निर्देशित करेंगे, सचिव को सचिव निर्देशित करेगा, फिर आपका जाकर के पंचायत के सरपंच को बताएगा, फिर वो इसके हिसाब से कार्य करेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के देखिए इसका उत्तर हमने क्या लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 91 में। ठीक है, सही ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही बन रहा है, क्योंकि आपका कह रहा है कि असत्य कथन पहचानना है ना। तो पहला और दूसरा तो हमने कहा कि सही है, तो तीसरा आपका ये गलत हो जाता है, तो ये आपका केवल सी यानी कि केवल 3 जो है ऑप्शन नंबर सी ये आपका गलत है। ओके, तो असत्य कथन ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए और क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है, निलंबन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों को उसके पद से निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर के पास होगा। चलिए, ये बिल्कुल आपका निलंबन का अधिकार यहां पे पूछा है, किस प्रकार से पदाधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है, यहां से एक प्रश्न आपका यहां पर आ रहा है, तो इसको हम लोग समझते चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 92, ग्राम पंचायत के सदस्यों को एसडीओ अनुविभागीय अधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर कौन रेवेन्यू राजस्व निलंबित करेगा। जनपद पंचायत के सदस्य को कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर निलंबित कर सकते हैं। पूछ रहा है कि असत्य कथन क्या है, तो क्या लगता है आपको, असत्य कथन है इसमें या फिर सभी के सभी सही हैं? और अगर सभी के सभी सही हैं तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, आपका तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो क्या आप लोगों ने ऐसे इस तरीके से प्रश्नों का उत्तर आप दे पाए, नहीं दे पाए, या फिर अगर आपने इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया है तो जरूर इससे हिस्सा ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है। और मैं तो कहूंगा कि प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बहुत बढ़िया शानदार है। ठीक है, मतलब ये कि आपका पीएससी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो आपका मेल खा रहा है, जो उसके पैटर्न को मैच कर पा रहा है, उस लेवल का टक्कर देने वाला एकदम शानदार प्रश्न पत्र है बच्चों। बिल्कुल ईमानदारी से जो है इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले लीजिए और इसको आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से मजबूत कर सकते हो। ओके, तो सारी सकारात्मक चीजों को एक साथ एक जगह पर ले आओ और सारी नकारात्मकता को दूर कर लो, और इस प्रकार से आप एग्जाम फतेह कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे के जो करंट अफेयर्स वाले जो पार्ट है छत्तीसगढ़ के, या फिर जो सेपरेट आपके इस पेपर में ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट होगा या इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट होगा, या फिर जो भी आपके जो सी सेट वगैरह भी आपका जो अगला पेपर है ना, वो सारे के सारे आपके सेपरेट पार्ट में इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, और हाँ फिर से बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है एक्सप्लेनेशन की, ये आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दी गई है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक टेलीग्राम का वो आप नीचे देखिए वीडियो के, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।